हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के भौतिकी का पहला चैप्टर विद्युत स्थितिकी पढ़ने वाले हैं। अगले क्लास में हमने क्लास 12 के सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बात किया था, जो पहले वीडियो अपलोड किया गया है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत स्थितिकी और ये हमारा क्लास फर्स्ट है। जो बच्चे क्लास फर्स्ट से वीडियो नहीं देखेंगे उनको आगे का वीडियो नहीं समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आता है, जो भी बताया जाता है, एक बार दो बार देखिए। किसी भी प्रकार का अगर डाउट होता है तो अपने डाउट को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेजिए। एक क्लास में एक वीडियो बनाऊंगा, एक अलग क्लास अरेंज करूंगा आपके डाउट क्लास के लिए, और उसमें जितने सारे बच्चों का डाउट होगा सबको क्लियर किया जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूँ। एट 084472796 इस पर अपना डाउट भेज सकते हैं, और जितना सारा बच्चों का डाउट होगा एक अलग क्लास अरेंज करके आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। ओके, तो चलिए आगे पढ़ाई स्टार्ट किया जाए। तो पहले बात कर लेते हैं अपने चैप्टर्स के बारे में। तो अगले वीडियो में हमने देखा था कि हमको टोटल 10 यूनिट पढ़ना था, यूनिट 1 to यूनिट 10 तक, जिसमें टोटल 15 चैप्टर है। हमारा टोटल यूनिट है, यूनिट के टर्म में अगर सिलेबस बात करें तो टोटल यूनिट के टर्म में अगर 10 यूनिट है, और चैप्टर के टर्म में बात करें तो 15 चैप्टर। तो आप यूनिट के टर्म में 10 लिख सकते हैं और चैप्टर्स में 15। टोटल 15 चैप्टर बोलिए या 10 यूनिट बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान देंगे, यूनिट 1 से यूनिट 5 ये जो भी चैप्टर्स होते हैं यूनिट 1 से यूनिट 5 तक, इसको हम लोग विद्युत चुंबकत्व के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, इसके बाद यूनिट 6 जो है ये थोड़ा अलग यूनिट है, और इसको बोलते हैं प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स का चैप्टर, इसको लाइट एंड ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। और यूनिट 7 से यूनिट 10, यूनिट 7 से यूनिट 10 तक जो चैप्टर्स है इसको आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, आपके क्लास 12 फिजिक्स जो है इसमें टोटल 10 यूनिट पढ़ना होता है। यूनिट 1 से यूनिट 5 तक विद्युत चुंबकत्व कहा जाता है, यूनिट 6 को प्रकाशिकी कहा जाता है, यूनिट 7 से यूनिट 10 तक को आधुनिक भौतिकी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं क्लास 12 में मैक्सिमम जो टर्म पढ़ना होता है वो विद्युत चुंबकत्व का होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का होता है। ओके, तो ये आपका टोटल सिलेबस हो गया। एट अ ग्लेंस एक बार में आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम टर्म जो मिलेगा वो विद्युत चुंबकत्व का मिलेगा। चलिए, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। एक चीज और, आपका पढ़ाई जो क्लास में रुका हुआ है, जहां तक हमने छोड़ा था जब लॉकडाउन खत्म होता है वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप वीडियो के माध्यम से शुरू से यूनिट 1 से पढ़ सकते हैं और अपने कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं अपने डाउट।
चलिए, तो यूनिट 1 है हमारा, इसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये चैप्टर का नाम हो गया, सॉरी ये चैप्टर है हमारा चैप्टर 1, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये यूनिट 1 के अंतर्गत आता है, जिसको विद्युत स्थैतिकी कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या होता है? तो सबसे पहले तो हम लोग विद्युत स्थैतिकी को डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये हमारा यूनिट 1 के अंतर्गत आता है। यूनिट 1 में चैप्टर 1 है ये। तो सबसे पहले तो हम विद्युत स्थैतिकी को परिभाषित करेंगे। तो यहाँ पर समझते हैं कि सर आपने यूनिट में डिफाइन किया था विद्युत स्थैतिकी। विद्युत स्थैतिकी इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, विद्युत स्थैतिकी। तो इसमें समझेंगे कि विद्युत स्थैतिकी कहा किसे जाता है। तो नाम से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन या चार्ज आप बोल सकते हैं, और स्टैटिक का अर्थ होता है विराम की अवस्था। क्लियर है? तो ये जो आपने देखा विद्युत स्थैतिकी, इसको थोड़ा देखिए, हिंदी के साथ साथ कुछ इंग्लिश वर्ड का भी यूज करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन इज इन रेस्ट। इतना तो इंग्लिश सबको आता होगा। तो आप कह सकते हैं कि सर इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक मतलब रेस्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है रेस्ट में है। क्लियर है? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। या कोई इलेक्ट्रॉन को चार्ज भी कह सकते हैं, चार्ज इज इन रेस्ट। ओके, तो आप कह सकते हैं कि सर ये क्या है? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत स्थैतिकी कहते हैं। और देखिए परिभाषा बहुत तरह से लिखा जाता है। देयर आर मेनी वेज टू डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मेनी टर्म। तो यहाँ पर हम एक या दो भाषा का यूज करेंगे, लिखेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ कुछ ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कम शब्दों में इसको लिखना होगा। चलिए, तो आप कह सकते हैं बहुत सारा है। कोई बोलता है कि स्थिर आवेशों द्वारा दर्शाए गए गुणों का अध्ययन ही विद्युत स्थैतिकी है। कोई कहता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, विद्युत ऊर्जा के गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत स्थैतिकी कहते हैं। तो बहुत सारा परिभाषा है, उसको 1 बाय 1 करके हम लोग लिखेंगे। तो याद ये रखना है कि यूनिट 1 जो है जिसका नाम है विद्युत स्थैतिकी, और उस यूनिट 1 के अंतर्गत हमको ये चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहले विद्युत स्थैतिकी को हम लोग परिभाषित करेंगे, उसके बाद अपने चैप्टर में एंट्री करेंगे। याद रखना ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक मतलब रेस्ट, विराम की अवस्था। क्लियर है? आप कह सकते हैं कि सर रेस्ट मतलब विराम होता है। तो इलेक्ट्रॉन इज इन रेस्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है रेस्ट में है, और रेस्ट के कारण जो प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चार्ज पार्टिकल होता है। तो इलेक्ट्रॉन को चार्ज कह सकते हैं, और ये भी कैसा है? रेस्ट में है। ओके, तो सबसे पहले इसको परिभाषित कर लेते हैं और उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। याद ये रखना है कि ये हमारा क्लास फर्स्ट है।
जो भी बच्चे हैं याद रखेंगे कि क्लास फर्स्ट से आपको वीडियो देखना है। तो यूनिट 1 विद्युत स्थैतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों द्वारा दर्शाए गए गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत स्थैतिकी कहते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट मेथड है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों द्वारा दर्शाए गए गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत स्थैतिकी कहते हैं। याद ये रखना है कि ये जो आवेश हैं सारे स्थिर हैं और इनके द्वारा दर्शाए गए गुणों का हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। ओके, तो बहुत सारा तरीका है, आगे और लिखेंगे, पहले इसको आप लिख ले। ध्यान देंगे, एक और परिभाषा है हमारे पास विद्युत स्थैतिकी का, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों द्वारा, स्थिर आवेश मतलब ऐसे आवेश जो चलते नहीं हैं, अपने जगह पर स्थित हैं, स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल, विद्युत विभव, विद्युत ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत स्थैतिकी कहते हैं। तो ध्यान देंगे, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत बल है, विद्युत विभव है, विद्युत ऊर्जा है, ये किसके द्वारा उत्पन्न हुआ है? तो स्थिर आवेश। ये बार बार इस नाम पे स्ट्रेस दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। इसका कारण क्या है कि जब ये आवेश गतिशील होगा तो इसका ये गुण बदल जाएगा। आप उसको विद्युत स्थैतिकी में नहीं, विद्युत गतिकी में पढ़ेंगे। ये विद्युत स्थैतिकी है तो ध्यान ये देना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहना चाहिए, और ये जितना प्रॉपर्टी देख रहे हैं, क्षेत्र, बल, विद्युत विभव, विद्युत ऊर्जा, ये सारे रेस्ट चार्ज के कारण हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर यही आवेश गतिशील हो जाता है तो ये सारा गुण बदल जाता है। क्लियर है? तो इसको आप लिख लेंगे, इसके आगे कंटिन्यू किया जाएगा, लिख लिया जाए इसको। चलिए, ये हो गया हमारा। अब आगे चैप्टर में एंट्री करते हैं। चैप्टर का नाम दिया जाए। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि चैप्टर लिखे, यूनिट लिखे। आप कुछ भी लिख सकते हैं, चैप्टर, यूनिट, कुछ भी, एनीथिंग, लेकिन आपको डिफाइन करने आना चाहिए, परिभाषित करने आना चाहिए कि विद्युत स्थैतिकी क्या है, विद्युत धारा क्या है, विद्युत
ऊर्जा क्या होता है, ये सारा चीज आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब आते हैं चैप्टर में। चैप्टर का नाम देते हैं, तो चैप्टर ये 1 है, इसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये हमारा चैप्टर का नाम है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आवेश के बारे में। सर आवेश या विद्युत आवेश दोनों नाम से जाना जाता है। ध्यान देंगे, ये जो क्लास 12 में आप पढ़ रहे हैं, ये सारा क्लास 10th का ही टॉपिक होता है। थोड़ा यहाँ पर एक्सपेंड हो जाता है, काफी अधिक मात्रा में अधिक जानकारी प्राप्त होता है हम लोगों को, उसी को एक्सप्लेन हम लोग करते हैं। तो आवेश के बारे में हमको बात करना है। आवेश तो अभी लिखेंगे नहीं, केवल समझिए। जब लिखना होगा तो हम वीडियो को पॉज कर देंगे, ठीक है, पॉज करके लिख देंगे या हम बोलेंगे, आप लिख लीजिएगा। अभी लिखना नहीं, समझना है। आवेश या विद्युत आवेश, आप कह सकते हैं चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बाद तो समझते हैं चार्ज के बारे में। जैसा कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे कि चार्ज के बारे में सबसे पहले 600 BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व बोलते हैं। 600 BC में थेल्स नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था, ठीक है, कि कोई जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को आकर्षित करता है। वो चार्ज को डिफाइन नहीं किया था, ठीक है, थेल्स ने, लेकिन उसने ये देखा था, उसने ये महसूस किया था कि जब अलग अलग तरह के पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें एक शक्ति उत्पन्न होता है जो एक दूसरे को आकर्षित करता है। और उसने ये कॉन्सेप्ट 600 BC में ही दिया था। इसके कुछ दिनों बाद 1642 में गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने आवेश से संबंधित कुछ और नियम का प्रतिपादन उन्होंने किया, कुछ और उन्होंने बताया, अलग अलग पदार्थों के बारे में बताया कि किस किस पदार्थ को आपस में रगड़ने पर आकर्षण होता है, कौन कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसको रगड़ेंगे तो आकर्षण उत्पन्न करेगा, प्रतिकर्षण उत्पन्न करेगा। चलिए, लेकिन इन्होंने चार्ज को पूरी तरीके से परिभाषित नहीं किया और न ही उसका नामकरण किया गया कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव चार्ज होता है। फिर कुछ दिनों बाद विलियम ब्राउन ने इसके बारे में बताया और इसके बाद 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन तो ध्यान देंगे, सबसे पहले आवेश के बारे में थेल्स ने बताया, उसके बाद गिलबर्ट ने बताया, उसके बाद ब्राउन ने बताया और लास्टली 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने चार्ज से संबंधित कुछ प्रयोग किए। उस प्रयोग का नाम है काइट एक्सपेरिमेंट, पतंग उड़ाकर प्रयोग किया गया। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बताया था कि जो थंडरिंग होता है, जो लाइटिंग होता है, आकाश में जो बिजली चमकता है, वह वही विद्युत है जो हमारे घर के बोर्ड में है। क्लियर है? जो हमारे वायर्स में रन कर रहा है बिजली करंट, यह वही करंट है जो आकाश में चमकता है। उन्होंने इसको बताया था और इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया था जिसको काइट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। क्लियर है? जब क्लास में बात करेंगे तो समय बताएंगे क्योंकि लंबा कहानी है।
चलिए, तो ये आवेश होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। आवेश किसी पदार्थ का एक गुण होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर पदार्थ क्या है। तो आप पढ़ चुके हैं कि पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना होता है, और कोई भी पदार्थ में मास होता है। क्लियर है? और उस मास में चार्ज होता है। इसका अर्थ ये है कि किसी मैटर के पास, किसी पदार्थ के पास वो दो गुण कौन से हैं, तो उसका पहला गुण है उसका द्रव्यमान और दूसरा गुण है उसका आवेश। क्लियर है? तो बहुत सारा इसका थ्योरम है, बहुत सारा डेफिनेशन है। आप ये भी कह सकते हैं कि सर किसी पदार्थ के आंतरिक गुण को आवेश कहा जाता है। क्लियर है? या ये भी कहा जा सकता है कि किसी पदार्थ द्वारा किसी पिंड पर आरोपित किए गए बल का जो कारण होता है उसे आवेश कहते हैं। या ये भी कहा जा सकता है कि आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण कोई पदार्थ किसी बल पर आरोपित होता है। कोई पदार्थ किसी पिंड पर बल आरोपित करता है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वह पिंड किसी दूसरे पिंड पर बल आरोपित करता है। ओके, तो बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो एक एक करके मैं सबके बारे में बात करूंगा, आप इसको लिख लेंगे। ओके, चलिए, तो आवेश या विद्युत आवेश को परिभाषित करते हैं और लिख सकते हैं कि पदार्थ के आंतरिक गुण को, पदार्थ के आंतरिक गुण को आवेश कहा जाता है। आवेश कहा जाता है, या इसके एक और परिभाषा है, आवेश किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण है, वह भौतिक गुण है जिसके कारण पदार्थ किसी पिंड पर बल आरोपित करता है। आप दोनों में से कोई परिभाषा देख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। चलिए, तो लिख लिया जाए इसको। चलिए, तो आगे समझते हैं आवेश के प्रकार के बारे में कि आवेश का कितना प्रकार होता है। तो आगे लिखते हैं आवेश का प्रकार। आवेश का प्रकार, तो ध्यान देंगे आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश एवं ऋण आवेश, जिसको 1750 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दिया था। क्लियर है? तो सबसे पहले इसको लिखते हैं आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें धन आवेश
पॉजिटिव चार्ज एवं ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज के नाम से जाना जाता है। यह नामकरण 1750 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा किया गया। क्लियर है? तो आवेश मुख्यतः दो प्रकार का होता है, जिन्हें धन आवेश पॉजिटिव चार्ज एवं ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज के नाम से जाना जाता है। यह नामकरण 1750 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा किया गया। अब यहाँ पर ये सवाल है कि सर उन्होंने धन और ऋण आवेश का नाम क्यों दिया? तो उन्होंने जब आवेश का करंट का स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि आवेशों को जोड़ा और घटाया जा सकता है। इसका मतलब कि जिस तरीके से आप अगर अलजेब्रा पढ़ते होंगे तो उसमें प्लस माइनस जीरो हो जाता है, उसी प्रकार आवेश भी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और जीरो हो जाते हैं। जैसे मैंने माना कि कोई पिंड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो आपने बोला कि सर प्रोटॉन पर प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस, दोनों का चार्ज सेम होता है। ठीक है, तो ये बॉडी जो है न्यूट्रल है, अपने आप में उदासीन है। क्यों उदासीन है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। जब किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगा तब वह पिंड अपने आप में उदासीन होगा। कहीं से एक हम पेन उठाते हैं और हमने बोला कि बताइए ये पिंड आवेशित है कि अनावेशित है, अनचार्ज है, तो आप बोलेंगे कि सर ये तो अनावेशित है। तो बहुत आदमी के दिमाग में ये आता है कि अनावेशित मतलब इसमें चार्ज है ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें चार्ज है, इसमें आवेश है, लेकिन कारण क्या है उदासीन होने का? तो कारण ये है कि इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। जब इलेक्ट्रॉनों का संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है तो पिंड उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। हाँ, ऋणावेशित और धनावेशित हम बनाते हैं, ये पहले से नहीं होता है, अपने आप में ये उदासीन होता है। ओके, तो देख लिया जाए कैसे। तो आपने बोला कि सर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। नेट चार्ज कुल आवेश के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि कुल आवेश बताया जाए इस पर कितना है। तो आपने बोला कि सर एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब प्रोटॉन के पास उतना ही होता है लेकिन ये प्लस में रहता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। आप देख सकते हैं माइनस प्लस कैंसिल कर लेगा और कुल आवेश कितना? 0। मतलब इस पर कुल आवेश 0 है। इसका मतलब ये जो पिंड है अपने आप में उदासीन है, न्यूट्रल है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा कि ये आवेश एक दूसरे को कैंसिल कर लेता है, न्यूट्रलाइज कर लेता है। तो उन्होंने बोला कि यह गणित में जैसे अलजेब्रा हम लोग पढ़ते हैं उसमें प्लस माइनस 0 करते हैं बीजगणित, उसी प्रकार से ये भी 0 कर ले रहा है। तो उसी के हिसाब से उन्होंने प्लस और माइनस का नाम दिया
पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम दिया। ओके, तो यहाँ से याद रखेंगे कि जो चार्ज होता है वो प्लस होता है और माइनस होता है, और कोई भी पिंड अगर उदासीन है इसका मतलब ये है कि उस पिंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। ओके, चलिए तो आप ये लिख लेंगे। आगे बात किया जाए, अब थोड़ा समझते हैं इस पर कुछ प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चार से बहुत ज्यादा कंसेप्ट इसको समझना है, क्योंकि पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, विद्युत चुंबकत्व में आवेश का यूज हम लोग करने वाले हैं। चलिए तो बात करते हैं चार्ज के बारे में। ये बताया जाए कि अगर कोई पिंड A है और कोई पिंड B है, दो पिंड हमने लिया, तो आप बोलते हैं कि सर ये मैटर है, कोई पदार्थ है। तो कोई पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और उसमें आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों होता है? क्योंकि समझिए यहाँ पर कि अगर कोई पिंड है तो नाभिक ये होता है बीच में, और इसके चारों तरफ ये सर्कुलर पाथ होते हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है। आप पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में कि अगर किसी एटम का स्ट्रक्चर लिया जाए तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, इसमें दो पार्टिकल होता है, एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये सर्कुलर पाथ पे चारों तरफ मूव करते हैं। क्लियर है? तो किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ही भाग क्यों लेता है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि, और एक चीज और ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन तो भाग लेता है, लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन? जो बाहरी कक्षा में स्थित होता है, जो बाह्य कक्षा में स्थित होता है, जिसको आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट? इसका कारण क्या है? क्योंकि इसको यहाँ से हटाने में हमको कम बल लगाना पड़ता है। अगर आपसे कहा जाए कि इसमें से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को बाहर निकालिए, तो आप बोलेंगे कि सर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सबसे पहले बात तो समझेंगे कि उसमें दो पार्टिकल है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, तो दोनों का मास इतना ज्यादा होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो पार्टिकल, तो दोनों का मास इतना हैवियर होता है कि उसको बाहर निकालने के लिए आपको काफी अधिक मात्रा में एनर्जी चाहिए। उतना एनर्जी हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन बाह्य कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन ये कहीं आने जाने के लिए स्वतंत्र होता है, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्लियर है? इसलिए जब भी किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेना होता है या एक पिंड से दूसरे पिंड पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो उसमें जाने वाला इलेक्ट्रॉन यही इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, और ये हमारा न्यूक्लियस काफी हेवी होता है, भारी होता है, इसमें से हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो समझेंगे इसके बारे में। तो हमने बोला कि आपके पास दो पिंड है, A है और B है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। अब आपसे पूछा गया कि बताइए ये दोनों पिंड आवेशित हैं कि अनावेशित हैं? तो आपने बोला कि सर ये दोनों पिंड अनावेशित हैं, इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। क्लियर है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉनों का संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो तो पिंड अपने आप में उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, कारण आप समझ चुके होंगे। दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है, और हमारे यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में कोई भी आइसोलेट पार्टिकल, कोई भी आइसोलेट मैटर, आइसोलेट मतलब जो अलग थलग है, कहीं सर पेन लाया जाए, कोई चीज उठा लिया जाए और पूछा जाए इस पर चार्ज बताइए, तो आप बोलेंगे दैट इज न्यूट्रल। क्योंकि कोई भी पिंड आवेशित नहीं होता है, उसको आवेशित किया जाता है, और आवेशित करने का बहुत ज्यादा तरीका है, और सबसे साधारण तरीका, सबसे सस्ता तरीका होता है दो पिंड को आपस में रगड़ दीजिए, वो आवेशित हो जाएंगे। क्लियर है? तो आवेश उत्पन्न होता कैसा है, कैसे उत्पन्न किया जाता है आवेश, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे।
तो सबसे सस्ता मेथड तो आवेश उत्पन्न करने का हुआ कि सर दो बॉडी को आपस में रब कर दिया जाए, एक पर प्लस आएगा एक पर माइनस आएगा। एक चीज और ध्यान देंगे, आवेश जब भी उत्पन्न होता है तो पेयर में उत्पन्न होता है, जोड़ा में उत्पन्न होता है। अगर कोई बोले कि 2+ उत्पन्न कीजिए, केवल माइनस नहीं उत्पन्न करना है, तो ये संभव नहीं है। अगर कोई 2+ उत्पन्न करेगा तो 2- साथ में उत्पन्न होता है। मतलब सिंगल चार्ज कांट बी प्रोड्यूस्ड, केवल धन या केवल ऋण कभी भी हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जब भी उत्पन्न होगा तो सेम मैग्नीट्यूड में डिफरेंट चार्ज प्रोड्यूस्ड होता है। मतलब कि अगर 2+ है तो 2 ही माइनस होगा, 1- नहीं होगा। अगर कोई लिख देता है कि 2 + 1- बिल्कुल गलत है। अगर कोई लिख देगा 3 + 2- बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ अगर 3+ हुआ तो यहाँ पर 3-, जितना प्लस उतना ही माइनस होगा, तब जाकर ये सही होता है। क्लियर है? तो याद ये रखना है कि चार्ज जो उत्पन्न होगा हमेशा जोड़ा में उत्पन्न होता है, युग्म में उत्पन्न होता है। सिंगल चार्ज कांट बी प्रोड्यूस्ड, आप अकेले एक चार्ज प्रोड्यूस्ड नहीं कर पाएंगे। कोई बोले कि प्लस केवल 1+ चाहिए, 1- चाहिए, तो इट इज नॉट पॉसिबल। अगर एक प्लस उत्पन्न होगा तो साथ में एक माइनस भी उत्पन्न होगा। क्लियर है? तो याद ये रखना है कि अगर किसी बॉडी पर +1 आया तो दूसरे बॉडी पर -1 होगा। अगर कहीं +2 है तो दूसरे पर -2 होगा। क्लियर है? ये सही होगा। और इस तरीके का कंडीशन अगर लिख दिया कि +3 और 2-, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या रखेंगे? तो चलिए समझते हैं पहले। तो यहाँ पर बात हो रहा है कि अगर दो पिंड है, दोनों के पास, दोनों अलग अलग है, देखिए एक दूसरे से दूर है। A है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, B के पास 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, और दोनों उदासीन हैं। हमने क्या किया कि दोनों पिंडों को आपस में रगड़ दिया। तो ये बॉडी A हो गया, इसको हटाते हैं। आप समझ गए होंगे इस डायग्राम से कि इलेक्ट्रॉन को, बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग ट्रांसफर करते हैं, यहाँ से इधर या इधर से इधर लाते हैं। क्लियर है? और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। नाभिक काफी भारी होता है, नाभिक अस्थायी होता है, इसलिए इसको बाहर नहीं निकाला जा सकता है। चलिए, तो आपने बोला कि सर दोनों पिंडों को आपस में रब कर दिया जाए, रगड़ दिया जाए। तो हमने ए और बी को आपस में रगड़ दिया है। तो ध्यान देंगे, मान लिया हमने कि मेरे पास दो पिंड है, ये ए है और ये बी है, इनको आपस में रगड़ दिया जाएगा। तो रगड़ने के पश्चात दो क्रिया होता है, या तो ये इलेक्ट्रॉन देगा या इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। तो दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के क्रम में ही आवेश उत्पन्न होता है। क्लियर है? अब समझते हैं इसको। हमने बोला कि यहाँ पर इसमें प्रोटॉन हटा दिया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेना है स्थानांतरित करने में। तो आपने बोला कि सर रबिंग करने के पश्चात, दोनों को रगड़ने के पश्चात यहाँ पर देखा गया कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बचा और इसके पास 12। मतलब यहाँ पर रबिंग हो गया, रबिंग कर लिया हमने। यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन था। आफ्टर रबिंग वी कैन सी दैट बॉडी ए है, बॉडी बी। आप लिख देंगे कि यहाँ पर घर्षण हुआ है, यहाँ पर अलग है, दोनों सेपरेट है। यहाँ पर घर्षण हुआ है, और घर्षण होने के पश्चात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। मतलब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। क्लियर है? अब देखिए, जब घर्षण किया गया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, और पिंड भी 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया, प्राप्त कर लिया। तो आपने बोला कि सर ये तो डोनर हो गया, इलेक्ट्रॉन देने वाला, और ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाला। तो ध्यान देंगे, देता कौन है? जिसके पास ज्यादा होता है। ठीक है? जो दानी होता है, डोनर होता है। ठीक है? और लेने वाला हमेशा ऋणी होता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे कि ये लेने वाला है, ठीक है, एक्सेप्टर है, तो इस पर माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और ये डोनर है, देने वाला है, तो इस पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? प्लस। और प्लस कितना यहाँ पर लिखते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर 2+, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पर 2-। क्लियर है? तो अगर लिखना होगा तो इसको लिखेंगे A
2+ और B 2-। इसका अर्थ क्या है कि A ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है और इसका अर्थ क्या है कि B ने 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया है। क्लियर है? देखिए यहाँ पर 2+ और 2-, ये अलग अलग नहीं हो सकता है, जब भी रहेगा तो एक साथ रहेगा। एक चीज हमको ये बताइए कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ A से B पर गया तो क्या ये अपने मास को छोड़कर जाएगा कि लेकर जाएगा? तो अब इसलिए है, आप जानते हैं कि किसी भी पिंड का ट्रांसफर होता है तो वो अपने मास के साथ जाता है। सबसे पहले ही बात हुआ है कि आवेश जो होता है वो मास के साथ साथ चलता है। क्लियर है? आवेश जो रहेगा वो हमेशा मास के साथ जुड़ा रहता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपना मास लेकर जाएगा। तो दिमाग में तुरंत ये बात आया कि सर इसका मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का अधिकता हो गया। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन का कमी है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास भी कम होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन का अधिकता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास अधिक होगा, और इलेक्ट्रॉन का मास अधिक होगा तो इस पिंड का भी मास अधिक होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास कम होगा तो इस पिंड का भी मास कम होगा। क्लियर है? तो आप बोलेंगे कि सर कुछ यहाँ से आंकड़ा निकला, डाटा निकला। क्या डाटा निकला? तो निकला सर जो डोनर होते हैं, डोनर देने वाले, क्लियर है, ये पॉजिटिव होते हैं और जो एक्सेप्टर होते हैं, प्राप्त करने वाले ये नेगेटिव होते हैं। क्लियर है? याद ये रखना है कि जो देगा वो डोनर होगा, दानी होगा, उसके पास धनावेश होगा, और जो लेने वाला होगा वो हमेशा ऋणी होता है, उसके पास ऋणावेश नेगेटिव चार्ज रहेगा। क्लियर है? तो आप यहाँ से बहुत सारा चीज समझ सकते हैं। लिख लीजिए, इस डायग्राम को बना लीजिए, समझ लीजिए। वीडियो को बीच में पॉज कर लेंगे और उसके बाद लिखेंगे। मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए, तो अभी हमने देखा कि मेरे पास 2 पिंड था, ए और बी। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बचा था, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन, और ए पर 2+ था और बी पर 2-। इसका अर्थ बता चुका हूँ कि ए 2+ मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है और बी 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया है। किससे? पिंड ए से। तो हमने यहाँ पर देखा कि सर जो धनावेशित पिंड होता है, धनावेशित पिंड, तो यहाँ धनावेशित पिंड कौन है? तो A2+ है। क्लियर है? इस धनावेशित पिंड का द्रव्यमान, क्या इसमें कोई परिवर्तन होगा कि नहीं? तो बिल्कुल परिवर्तन होगा। पहले जितना इसका द्रव्यमान था उससे ये कम हो जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। तो जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो अपना पूरा द्रव्यमान लेके जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि धनावेशित पिंड का द्रव्यमान कम होगा। ध्यान देंगे, जब तीर नीचे रहेगा इसका मतलब कम, जब तीर ऊपर रहेगा तो ज्यादा। तो किससे कम होगा? तो ऋणावेशित पिंड की तुलना में। क्लियर है? इसके बाद यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आप बोलेंगे कि ये त्याग करके धनावेशित हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का संख्या क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? किससे कम होगा? तो ऋणावेशित पिंड की तुलना में या पहले की तुलना में, जैसा पहले था। क्लियर है?
द्रव्यमान कम हो गया, इलेक्ट्रॉन का संख्या कम हो गया, और द्रव्यमान कम होगा तो इस पिंड का भार भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब एक पिंड से दूसरे पिंड पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो उसके द्रव्यमान में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। तो आप कह सकते हैं कि जब किसी एक पिंड से दूसरे पिंड पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो इस स्थिति में देने वाला जो पिंड डोनर है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वह उसके द्रव्यमान में कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो जाएगा, भार में कमी हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, जो एक्सेप्टर होता है, उसका द्रव्यमान भी ज़्यादा होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज़्यादा होगा और उसका भार भी ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो आप कह सकते हैं कि सर धनावेशित पिंड के लिए द्रव्यमान कम, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम और भार कम। ये भी कह सकते हैं चलिए इतना पढ़ना काफी, लिख लीजिए इसको पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये धनावेशित पिंड A2+ के लिए है। अब आते हैं ऋणावेशित पिंड B के लिए। तो आप बोलेंगे सर ऋणावेशित पिंड B2-। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर जो ऋणावेशित होता है जिसको एक्सेप्टर बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाला, आप लिख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाला। यहाँ द्रव्यमान बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। एरो ऊपर का मतलब होता है ज़्यादा, एरो नीचे का होता है कम, और इस पिंड का भार भी बढ़ जाएगा। और ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाला पिंड होता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाला पिंड। क्लियर? तो ये लिख लेंगे। अब ये तो आपने देख लिया कि सर जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो लेने वाला ऋणी होता है, निगेटिव होता है, देने वाला पॉजिटिव होता है। और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के इक्वल होगा तो बॉडी जो होता है न्यूट्रल होता है, जैसे कि पहले हमने बात किया था। क्लियर? चलिए तो इसको हटाया जाए, लिख लेंगे पहले इसको। आगे बढ़ते हैं। याद रखेंगे कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक होगा तो पिंड जो होगा ये ऋणावेशित होगा। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो, माइनस सिंबल ज़्यादा हो प्रोटॉन से। क्लियर है? इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इस स्थिति में प्लस सिंबल ज़्यादा है, प्लस सिंबल ज़्यादा है तो पिंड धनावेशित होगा। क्लियर है? और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो नंबर ऑफ प्रोटॉन का तो इस केस में बॉडी न्यूट्रल होता है, पिंड जो होगा ये उदासीन होगा। क्लियर है? तो ये याद रखेंगे। अब आपसे पूछा गया, यहाँ पर देखते हैं कि दो पिंड हैं, पिंड ए है और पिंड बी है। क्लियर है? हमने बोला कि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है। तो आपने बोला कि सर
इन बोथ केसेस दोनों पिंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, ठीक है। तो बॉडी विल बी न्यूट्रल, पिंड जो होगा उदासीन होगा। अगर दोनों को आपस में हमने रब कर दिया और रगड़ने के पश्चात, घर्षण करने के पश्चात यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसमें से 3 यहाँ ट्रांसफर हो गया, इस पिंड पर 3 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हमको ये बताइए कि इसको लिखेंगे कैसे, इस चीज़ को समझेंगे कैसे। तो आप लिख सकते हैं कि सर A के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन A ने त्याग किया है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 माइनस, ठीक है। ये क्या होगा, तो ये ऋणावेशित पिंड होगा, धनावेशित पिंड होगा। सॉरी हमने गलत लिख दिया यहाँ पर 3 प्लस, जो डोनर होता है देने वाला वो पॉजिटिव, क्लियर है। तो पिंड ने 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। त्याग कौन करता है, जो दानी होता है। दानी कौन होगा, जिसके पास ज़्यादा होगा, पॉजिटिव होगा चार्ज, समझने के लिए बता रहे हैं। और पिंड बी, इसने इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया है, ऋणी है, कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 माइनस होगा और ये नेगेटिव। तो आप ध्यान देंगे कि अगर 3 प्लस है तो यहाँ 3 माइनस है, अगर 2 प्लस रहता तो 2 माइनस, 5 प्लस तो 5 माइनस, जितना प्लस उतना ही माइनस। सिंगल चार्ज कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। अगर कोई बोले कि 2 प्लस उत्पन्न कीजिए और 3 माइनस, तो ये संभव है, ये गलत हो गया। कोई बोले कि केवल 3 प्लस प्रोड्यूस्ड कीजिए, 3 केवल माइनस प्रोड्यूस कीजिए, तो ये संभव नहीं है। जब भी होगा तो प्लस माइनस साथ में होगा। क्यों, इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जब तक ये डोनेट नहीं करेगा, जब तक ये देगा नहीं अपना इलेक्ट्रॉन किसी को, कोई प्राप्त कर नहीं सकता है। और जब ये डोनेट कर देगा, जब किसी को दे देगा, इसका मतलब कोई रिसीवर है प्राप्त करने वाला, तो प्राप्त करने वाला होगा तो माइनस और देने वाला प्लस, याद रखेंगे, क्लियर है। एक चीज और, किसी ने पूछा था, किसी बच्चे ने हमसे कि सर जब आवेश गतिशील होता है तो क्या इस पर कोई प्रभाव आता है कि नहीं। तो ध्यान देंगे बालक, जब किसी पिंड का द्रव्यमान गतिशील हो तो वह गति से प्रभावित हो सकता है। कैसे, तो E = mc², इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है कि किसी गतिशील पिंड का जो मास है वो चेंजेबल है, लेकिन चार्ज जब वेलोसिटी में हो, जब चार्ज गतिशील हो, तो उसके आवेश पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं होता। ना आवेश बढ़ेगा ना आवेश घटेगा, जितना आवेश उतना ही आवेश रहेगा, क्लियर है। तो जो हमारा आवेश है वो गति से प्रभावित नहीं होता है, जबकि द्रव्यमान जो होता है गति से प्रभावित होता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। लिख लीजिए इसको। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि सर आवेश को सूचित कैसे किया जाता है, उसका SI मात्रक क्या है, विमीय सूत्र क्या है, कैसे उसको लिखेंगे, हो गया। ध्यान देंगे, इसको समझने के लिए बहुत सारा डायग्राम बना सकते हैं, बहुत सारा तरीका है। ये अभी एक मेथड यूज कर रहे हैं क्योंकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना हो, क्लियर है। भाई बहुत सारा मेथड है जिससे हम लोग ये सारी चीज़ समझ सकते हैं। चलिए तो आगे बात करते हैं आवेश का निरूपण। रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज, कैसे इसको निरूपित किया जाता है। तो ध्यान देंगे, आवेश को कैपिटल Q या स्मॉल q द्वारा सूचित किया जाता है। अब ध्यान देंगे, बहुत सारे बच्चे Q अपने तरीके से लिखते हैं, तो ध्यान देंगे ये कैपिटल Q है, नॉट थीटा, ये थीटा नहीं है, ये स्मॉल q है। आप जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखिएगा, हम इसी तरीके से लिखते हैं, क्लियर। तो आवेश को कैपिटल Q और स्मॉल q द्वारा सूचित किया जाता है। सर क्यों, ये कैपिटल Q स्मॉल q। तो ध्यान देंगे, जब कोई बिंदुवत आवेश होता है, पॉइंट चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज,
इसको हम बोलेंगे बिंदुवत आवेश। बिंदुवत आवेश, तो बिंदुवत आवेश जब लेना होगा, जब पॉइंट चार्ज, जब सिंगल चार्ज लेना होगा आवेश, तो स्मॉल q से सूचित किया जाएगा। और जब बहुत सारे बिंदुवत आवेशों का जब समूह हो जाएगा, जब बहुत सारे चार्ज एक साथ रहेंगे, बहुत सारे आवेश एक साथ रहेंगे, तो उसको कैपिटल Q से सूचित करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज। स्रोत आवेश। अब ये है कि सर ऐसा क्या कारण है कि आपने इसका स्रोत आवेश नाम दिया, इसका बिंदुवत आवेश नाम दिया? तो इसका रीजन है, इसको बहुत सारा नाम दिया जाता है। इसको फंडामेंटल चार्ज, ठीक है, कहा जाता है, पॉइंट चार्ज कहा जाता है, इसको टेस्ट चार्ज भी कहा जाता है, टेस्ट चार्ज। अब क्यों कहा जाता है ये समझते हैं, ये याद रखेंगे, कैपिटल Q या स्मॉल q से सूचित करेंगे। तो आप जानते हैं कि एक स्थिर आवेश जो होता है वो विद्युतीय क्षेत्र बनाता है। आपके बोर्ड के एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? विद्युतीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए में रहेगा, ऑप्शन नंबर बी में रहेगा चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी में रहेगा विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान ये देना है कि एक स्थिर आवेश केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि वही आवेश गतिशील हो जाए तो विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो अभी हम लोग स्थिर आवेश के बारे में बात कर रहे हैं, तो याद ये रखेंगे कि कोई भी आवेश जो होता है जो स्थिर हो वो हमेशा विद्युतीय क्षेत्र बनाता है। जैसे आपने चुंबक देखा होगा, मैग्नेट, तो मान लीजिए कि मेरा मैग्नेट है, चुंबक है, तो चुंबक जहाँ कहीं रखा हुआ है और इसके अगल बगल कोई दूसरा चुंबक का पार्टिकल लाते हैं या कोई आयरन मटेरियल या मैग्नेटिक मटेरियल कोई भी तत्व लाते हैं, तो ये चुंबक उस पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। कारण क्या है कि ये चुंबक अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाया है और इस क्षेत्र में जो भी चुंबकीय पदार्थ आएगा उसको यह आकर्षित करेगा। एक चीज और ध्यान देंगे, कुछ चुंबक जो होता है वो केवल और केवल चुंबकीय पदार्थ को ही आकर्षित करेगा, किसी आदमी को नहीं खींच लेगा, किसी जानवर को नहीं खींच लेगा। जब भी ये मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा तो मैग्नेटिक मटेरियल को ही अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? आवेश आवेश पर ही बल आरोपित करेगा, चुंबक चुंबकीय पदार्थ पर ही बल आरोपित करेगा। क्लियर है? उसी प्रकार अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर एक आवेश स्मॉल q है, तो ये छोटा, अगर आवेश छोटा है तो उसका क्षेत्र भी छोटा होगा, लेकिन इसी क्षेत्र में बहुत सारा आवेश रख दिया है। तो आपने बोला कि सर स्मॉल q का तो यहाँ भंडार आ गया। जब बहुत सारा स्मॉल q किसी एक क्षेत्र में हो तो इनको दिखाने के लिए कैपिटल Q का यूज किया जाता है। क्लियर है? तो बहुत सारे आवेशों का जब समूह रहेगा तो कैपिटल Q लीजिएगा। क्लियर है? और जब एक बिंदुवत आवेश लेना हो तो स्मॉल q। अब बताइए कि ये अगर इतने सारे आवेश हैं तो इनका क्षेत्र भी बड़ा होगा, या इन सभी को हटाकर केवल कैपिटल Q लिख दें, इसका मतलब कि ये बड़ा क्षेत्र बनाने वाला है। स्मॉल q लिख दिया हमने तो आपके दिमाग में आएगा कि सर पॉइंट चार्ज है, बिंदुवत आवेश है, तो क्षेत्र भी कैसा होगा? पॉइंटेड होगा, बहुत कम होगा। तो याद रखेंगे। टेस्ट क्यों कहा जाता है? तो ध्यान देंगे, मान लीजिए कि कैपिटल Q इतना चार्ज है जो अपने एक क्षेत्र बनाया है यहाँ पर, तो इस क्षेत्र को अनुभव कौन करेगा? जिसको आपने विद्युतीय क्षेत्र का नाम दिया है, इस क्षेत्र अनुभव कौन करेगा? हम, आप नहीं। ठीक है जी, आवेश द्वारा निर्मित क्षेत्र है तो इसको अनुभव करने वाला कोई आवेश नहीं होगा। तो यहाँ पर किसी आवेश को रख के देखेंगे कि भाई इसको ये अट्रैक्ट, इसको खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है अपनी ओर। ठीक है, यहाँ रख के देखेंगे कि भाई ये अपनी ओर खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है। यहाँ पर रखेंगे कि रख कर देखेंगे कि ये खींच रहा है कि नहीं। तो आप इस क्षेत्र को चेक करने के लिए ये छोटे बिंदुवत आवेश का यूज कर रहे हैं, रख के चेक कर रहे हैं कि कहाँ पर खींच रहा है, कहाँ पर नहीं खींच रहा है, कहाँ पर आकर्षित कर रहा है, कहाँ पर आकर्षित नहीं कर रहा है। तो आप इसका प्रयोग जांच करने में कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको टेस्ट चार्ज कहा जाता है, क्योंकि हम लोग स्मॉल q का यूज करके टेस्टिंग करते हैं। और ध्यान देंगे, चार्ज जो होता है चार्ज द्वारा आरोपित फील्ड
कैपिटल क्यू जो होता है जिसने फील्ड बनाया है, इसका फील्ड का एक्सपीरियंस कोई चार्ज ही करेगा और कोई नहीं करेगा। क्लियर है? तो चलिए ये आपका हो गया आवेश के बारे में कि आप इसको डिनोट कैसे करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं इसके मात्रक पर। क्लियर? तो ध्यान देंगे, आवेश कैपिटल क्यू बराबर होता है, इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, विद्युत धारा इंटू समय। क्लियर है? आवेश को क्यू से, विद्युत धारा को ए या आई दोनों में किसी से आप ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर आई से लेंगे। विद्युत धारा आई हो गया, क्यों हो गया ये चैप्टर में बात करेंगे, क्योंकि ये इंटेंसिटी होता है और ये टाइम। क्लियर है? तो Q इक्वल टू आई टी, या कहीं कहीं देखिएगा तो AT भी लिखा रहता है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ये हो गया आपका सूत्र। अब इसके ऐसा ही मात्रक पे बात करते हैं। तो आपने बोला ऐसा ही मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति। तो ऐसा यूनिट में Q इक्वल टू I इंटू टी। तो आपने बोला कि सर Q इक्वल टू, ये विद्युत धारा है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और टाइम का मात्रक सेकेंड होता है। आप सिंबल के टर्म में भी लिख सकते हैं, और एम्पियर इंटू सेकेंड को हम लोग कूलम्ब कहते हैं। कूलम्ब हिंदी में अगर लिखना हो तो कूलम्ब या कूलम्ब कुछ भी लिख सकते हैं, और लिखेंगे कैसे? कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। अब आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि विद्युत आवेश का मात्रक होता है क्या? कूलम्ब होता है। क्लियर है? या ये भी दे सकता है कि कूलम्ब, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, लिख देगा कि कूलम्ब जो है, ऐसे कूलम्ब भी लिखा जाता है, कूलम्ब में भी लिखा जाता है, बहुत सारा मेथड है लिखने का। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि कूलम्ब बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो एम्पियर बटा सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर, और डी एम्पियर इंटू सेकेंड। कूलम्ब किसके बराबर होता है, किसके समतुल्य है? तो आप देख सकते हैं कूलम्ब किसको बोलते हैं, तो एम्पियर इंटू सेकेंड, तो एम्पियर इंटू सेकेंड। क्लियर है? तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारा ऑब्जेक्टिव में आता है, ध्यान देंगे इसको। चलिए, तो ये हो गया हमारा एसआई मात्रक, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। जो 11th में पढ़े होंगे उनको याद होगा कि 3 यूनिट हमने पढ़ा था, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और एपीएस यूनिट। ओके, तो एसआई मात्रक जब भी आपसे पूछा जाए आवेश का, बोलेंगे कूलम्ब होता है या एम्पियर सेकेंड होता है। इसके अलावा आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, समझेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि एम्पियर इंटू मिनट, एम्पियर इंटू आवर, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है कि एम्पियर आवर किसका मात्रक है, एम्पियर मिनट किसका मात्रक है, एम्पियर सेकेंड। ये सब कोई जानता है, इसलिए नहीं पूछता है, मैक्सिमम ये पूछता है। तो ध्यान देंगे, एम्पियर विद्युत धारा का और ये सेकेंड। तो हो सकता है कि सेकेंड की जगह आवर दे दे, तो आवर भी तो टाइम का मात्रक है, मिनट भी तो टाइम का मात्रक है, तो याद रखेंगे। लेकिन ये सही मात्रक नहीं है, सही मात्रक ये। क्लियर है? ये भी दे सकता है, तो याद रखेंगे एम्पियर आवर पूछे, एम्पियर मिनट पूछे, एम्पियर सेकेंड पूछे, सब किसका मात्रक है? तो आवेश का मात्रक है। हाँ, ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो एम्पियर इंटू सेकेंड बोलेंगे या कूलम्ब बोलेंगे। क्लियर है? क्योंकि मैक्सिमम जगह हमने देखा है कि पूछता है कि एम्पियर आवर किसका मात्रक है, और बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं
कोई ऊर्जा का बताता है, कोई विद्युत धारा का बताता है, कोई विभव का बताता है। क्लियर है? तो याद ये रखना है कि एम्पियर मिनट हो, एम्पियर आवर, इसको एम्पियर घंटा कहते हैं या एम्पियर सेकेंड, ये तीनों अगर कोई पूछे तो याद रखना है कि ये आवेश का मात्रक है। ओके, चलो अब आते हैं सीजीएस मात्रक, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस मात्रक क्या होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। तो Q इक्वल टू आई टी। तो याद रखेंगे कि इसका मात्रक होता है ESU, या इसको बोलते हैं स्टैट कूलम। ये तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, वो हो गया हमारा। ESU मतलब क्या होता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, विद्युत स्थैतिक मात्रक, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्लियर है? तो अगर पूछे कि सीजीएस मात्रक क्या है, तो याद रखना है कि ESU है या स्टैट कूलम है। अब सवाल ये है कि सर एक कूलम में, इसको हिंदी में अगर लिखना होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखता है, पूछा जाएगा कि एक कूलम में कितना स्टैट कूलम होता है। आगे आते हैं, बात करते हैं ऐसे ही विमीय सूत्र के बारे में, आपने लिख लिया हो। विमीय सूत्र Q इक्वल टू I इंटू टी। जो बच्चे 11th में पढ़े होंगे उनको विमीय सूत्र के बारे में जानकारी होगा। तो आवेश Q इक्वल टू, ये विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा I है, A किसी से सूचित कीजिए, और ये समय का T होता है। तो आपका विमीय सूत्र हो गया Q इक्वल टू A इंटू टी। क्लियर है? ये विमीय सूत्र हो गया। एक चीज और याद रखेंगे, इसके लिए अभी हमने कूलम लिया और इसके लिए आई हमने एम्पियर लिया और इसके लिए सेकेंड। याद रखेंगे तो कूलम किसके बराबर होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड के बराबर होता है। पहले प्रीवियस पढ़ चुके हैं। चलिए लिख लिया जाए इसको। अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखेंगे जिसको नोट में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट वाइज नोट लिखते हैं। लिखेंगे समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण होता है जबकि असमान प्रकार के आवेश में आकर्षण होता है इसका अर्थ ये है कि अगर मेरे पास दो पिंड है
पिंड ए है और पिंड बी है, ध्यान देंगे दोनों पिंड पर प्लस आवेश है, तो समान प्रकार के आवेश है तो इनमें प्रतिकर्षण होगा, ये इसको धक्का देगा कि इधर तुम जाओ और ये इसको धक्का देगा कि तुम इधर जाओ। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का बल बाहर की ओर लग रहा है, ये एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। इसके जगह अगर माइनस ले लिया जाए, यहाँ भी पिंड माइनस, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ये इसको धक्का देगा कि तुम इधर जाओ और ये इसको धक्के देगा कि तुम इधर जाओ। तो आप बोलेंगे कि सर इस प्रकार का जहाँ पर आवेश होगा यहाँ पर हमेशा प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण, क्लियर है। और असमान प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है, ध्यान देंगे समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण होगा और असमान प्रकार के आवेश में आकर्षण होता है, क्लियर है। अगर इसके जगह है एक प्लस कर दिया जाए और एक माइनस कर दिया जाए, ये पिंड ए है ये पिंड बी है, तो ये इस पर इसको आकर्षित करेगा इधर, ये इसको इधर करेगा। अरे एक माइनस लेते हैं एक प्लस लेते हैं, ये इसको आकर्षित करेगा ये इसको आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर आपने बोला कि सर इनके बीच आकर्षण उत्पन्न होता है, क्लियर है। क्यों? क्योंकि ये असमान प्रकार के आवेश हैं, ये समान प्रकार के आवेश हैं, ये असमान प्रकार के आवेश हैं। इसको इंग्लिश में लाइक चार्जेस रिपेल, और यहाँ पर लाइक चार्जेस रिपेल, मतलब समान प्रकार के आवेश प्रतिकर्षित करेंगे और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, असमान प्रकार के आवेश जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्लियर है। चलिए तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इस वीडियो को देखिएगा, किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें सभी प्रकार के डाउट होंगे, क्लियर। धन्यवाद।